हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जून। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके अपकमिंग एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ मेंस में। जून मंथ से इस सर्कुलर से देखना पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहली स्कीम है हमारी ECLGS 5.0 और यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस पे एक क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये स्कीम वैसे हमारा पीआईबी का पार्ट है। जब मेंस के टाइम पे हमारी पीआईबी सीरीज आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे भी मैं स्कीम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आरबीआई के सर्कुलर में क्या बोला गया है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। ये हमारे छोटे व्यापारी के लिए निकाली गई है। जैसे हमारा ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और स्टेट ऑफ हार्मोन्स ब्लॉक कर दी गई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए अलग से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसमें होगा क्या? तो इसके हमारे मेन कंपोनेंट है 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? एक है हमारा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एक है हमारा नॉन एमएसएमई और एक है हमारी एयरलाइंस। जो हमारी एयरलाइंस है उनके लिए, ठीक है। इन तीन को मेन फोकस करके निकाली गई है ये स्कीम। अब यहाँ पे बोला गया है कि इनको हम अलग से लोन देंगे। जो इनका लोन चल रहा है उसके बेसिस पे इनको अलग से लोन दिया जाएगा। अब कितना लोन दिया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे बोला गया है कि हम टाइम पीरियड लेंगे। टाइम पीरियड कौन सा? Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। Q4 कौन सा? 1 जैन 2026 से लेके 31 मार्च 2026। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है। इस दौरान 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, यहाँ पे मार्च होगा, ठीक है, 31 मार्च। इस दौरान जो एमएसएमई है, इन्होंने जो भी वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा होगा उसके जो मैक्सिमम इन्होंने विड्रॉल किया है उसके मुताबिक इनको क्या दिया जाएगा? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो एमएसएमई के लिए हम क्या इंक्लूड करेंगे? फंड बेस्ड जो भी इनका लोन चल रहा होगा। नॉन एमएसएमईज के लिए भी फंड बेस्ड, और एयरलाइंस के लिए हम फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड दोनों को इंक्लूड करेंगे। फंड बेस्ड क्या होगा? जैसे सीसी होता है, टर्म लोन होता है, ये सब क्या होते हैं आपके? कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं हम, सीसी टर्म लोन, ये सब क्या होता है आपके? फंड बेस्ड, जिसमें बैंक आपको पैसा उधार देता है। नॉन फंड बेस्ड क्या होता है? जिसमें बैंक पैसा उधार नहीं देता पर उसकी गारंटी देता है। जैसे बैंक गारंटी हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। उसमें क्या होता है? बैंक आपको डायरेक्टली पैसे इशू नहीं करता है पर आपके बिहाफ पे गारंटी देता है कि कल को अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो इनके बिहाफ पे हम पैसे देंगे। तो वो क्या होती है? गारंटीज होती है जिसमें डायरेक्टली पैसा नहीं देता बैंक। वो होती है आपकी नॉन फंड बेस्ड। तो एयरलाइंस के लिए फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड दोनों इंक्लूड की गई हैं। एमएसएमईज के लिए फंड बेस्ड, नॉन एमएसएमईज के लिए भी फंड बेस्ड। और टाइम कब से लेंगे हम? 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। इसमें जो मैक्सिमम फंड बेस्ड विड्रॉल किया होगा एयरलाइंस ने, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड का जो मैक्सिमम विड्रॉल किया होगा उसको हम काउंट करेंगे। अब इनको लोन मिलेगा कितना? लिमिट कितनी सेट की गई है? इनकी लिमिट सेट की गई है एमएसएमईज के लिए 20%, नॉन एमएसएमईज के लिए 20% एंड एयरलाइंस के लिए 100%। 20% किसका? जो फंड बेस्ड इन्होंने 1 जनवरी से 31 मार्च तक विड्रॉल किया मैक्सिमम, उसका 20%। नॉन एमएसएम के लिए भी 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो मैक्सिमम फंड बेस्ड इन्होंने विड्रॉल किया उसका 20%। एंड एयरलाइंस के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो मैक्सिमम फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड इन्होंने ले रखा है उसका 100%, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना दिया जाएगा इनको? ये तो लिमिट हो गई 20% की। मैक्सिमम फंड बेस्ड का 20%, मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 100 करोड़ तक। फंड बेस्ड का 20% मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 100 करोड़। फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड का 100% मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 1500 करोड़। अब सपोज एक एमएसएमई है, ठीक है। इन्होंने समझ लो 2000 2000 करोड़ का इन्होंने क्या ले रखा है? फंड बेस्ड। 2000 करोड़ का इन्होंने फंड बेस्ड लोन ले रखा है। चलो 2000 ज्यादा हो गया, 1000 करोड़ रख लेते हैं। 1000 करोड़ का इन्होंने क्या ले रखा है? फंड बेस्ड लोन ले रखा है, ठीक है। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक इन्होंने यूज कर लिया 1000 करोड़। अब ये ECLGS के तहत लोन लेना चाहते हैं, और तो इनको कितना मिलेगा? 20% ऑफ देयर फंड बेस्ड। अब 1000 करोड़ का 20% कितना हो गया? 200 करोड़। क्या इनको 200 करोड़ लोन दिया जाएगा? नहीं। मैक्सिमम कैप कितना है? 100 करोड़ का। नॉन एमएसएमई के लिए 100 करोड़ का और एयरलाइंस के लिए 1500 करोड़ का
मैक्सिमम। ठीक है, अब टेन्योर की बात करें तो टेन्योर कितना होगा, कितने समय के लिए लोन दिया जाएगा, 5 साल के लिए, जिसमें से 1 साल क्या होगा, मोरेटोरियम, मतलब 1 साल आपको कोई किस्त नहीं देनी है। यहाँ पे भी 5 साल के लिए, 1 साल मोरेटोरियम, फिर यहाँ पे 7 साल के लिए और 2 साल क्या होगा आपका, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब जिसमें आपको कोई किस्त देने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आप देखो इनको सीसी के ऊपर दोबारा से 20% एक्स्ट्रा लोन दे रहे हो, बदले में कोई चीज कोलेटरल नहीं दे रहे हो, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम गारंटी देंगे इनके बिहाफ पे। इनके बिहाफ पे गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, और गवर्नमेंट भी कौन, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ये गारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो एमएसएमई लोन के लिए कितनी गारंटी प्रोवाइड कर रही है, 100% की। जितने का आप लोन दोगे 20% जो भी आपका निकलेगा, जितना आप दोगे उस पर पूरा 100% हम क्या देंगे, गारंटी। नॉन एमएसएमई के लिए 90%, एयरलाइंस के लिए 90%। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम, ये स्कीम कब तक वैलिड है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये स्कीम वैलिड रहेगी हमारी 31/03/2027, या तो 31 मार्च 2027 तक, या फिर जो भी एनसीजीटीसीएल लिमिटेड ने, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ने, अगर 2000 2,55,000 करोड़ की गारंटी साइन कर दी, मतलब जैसे यहाँ पे 100% की गारंटी दी है, यहाँ पे 90% की गारंटी दी है, यहाँ पे 90% की गारंटी दी है, अगर इसका टोटल 2,55,000 करोड़, जिसमें से 5,000 करोड़ जो है वो एयरलाइंस के लिए है, अगर ये पूरा हो जाता है हमारा सपोज 10 दिसंबर 2026 को, तो ये ईसीएलजीएस जो है वो 10 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगी। नहीं तो 31 मार्च 2027, मतलब 31 मार्च 2027 हमारी डेडलाइन है। पर उससे पहले जो टोटल गारंटी दी गई है उसकी वैल्यू हो जाती है 2,55,000 करोड़, तो ये स्कीम उसी टाइम खत्म कर दी जाएगी। अब ये पूरी चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आरबीआई ने इस पे एक चीज अनाउंस की है। आरबीआई ने इसके ऊपर जो हमारा सर्कुलर है वो हमारी गारंटी के ऊपर है। अब आरबीआई ने क्या बोला है, देखो आपको इतना पता होगा कि बैंक्स को क्या करना पड़ता है, मेंटेन सी आर ए आर मेंटेन करना पड़ता है। वो होता क्या है, कैपिटल अपॉन आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या होता है, हमारा रिस्क वेटेड एसिड्स। जो बैंक ने लोन दिया है उस पर कितना रिस्क है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर आती है बैंक की कैपिटल, और ये हमारी 9% एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा CRAR। तो यहाँ पे क्या है, बैंक ने क्या बोला है, जो आप ECLGS के तहत लोन दोगे उसमें आपको RWA कितना रखना है, उसके ऊपर ये सारा हमारा सर्कुलर है। तो बैंक ने बोला है कि देखो जो लोन हमारा गारंटीड है अंडर ECGLCS, जो बैंक को गारंटी मिल रही है उसका 75% पे आप 0% रिस्क वेट रखोगे, और बाकी के 25% पे आप 20% रिस्क वेट रखोगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको एक, कि सपोज एक बैंक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने लोन दिया एक एमएसएमई को, बैंक ने लोन दे रखा है एमएसएमई को सपोज 100 करोड़ का। ठीक है, सपोज 100 करोड़ का लोन दे रखा है बैंक ने एमएसएमई को, एमएसएमई इसको दे रखा 100 करोड़ का लोन अंडर ECLGS। ECLGS के तहत 100 करोड़ का लोन दे रखा है। अब यहाँ पे गारंटी कितने की मिलेगी इसको, 100% की। तो 100 करोड़ के लोन पे इसको पूरी 100% गारंटी मिल रही है। अब यहाँ पे आरबीआई क्या बोलता है, आपको गारंटी जितने पे मिली है उसका 75%। अब 100 करोड़ के लोन पे आपको 100% गारंटी मिल रही है, मतलब आपको 100 करोड़ की गारंटी मिल रही है। अब 100 करोड़ का आप 75% निकालिए, यानी कि 75 करोड़। 75 करोड़ के लिए आपका RWA जो होगा, RWA कैसे निकलता है आपका, रिस्क वेट इंटू एसिड। अब रिस्क वेट कितना है आपका 75% पे 0, एसिड कितनी है 75 करोड़ की, तो ये आ गया आपका 0। बचा जो आपका, ठीक है, गारंटी जिस पे मिल रही है उसका 75% आपका रिस्क वेट क्या होगा, 0। बचे हुए पे रिस्क वेट कितना होगा, 20%। 20% इंटू रिस्क वेट इंटू एसिड, एसिड कितनी है 25 करोड़ की। 25 करोड़ का आप 20% निकाल लो, कितना हुआ आपका 10 5 5 करोड़। तो यहां पे क्या होगा, जब आप CRAR कैलकुलेट करोगे, जब आप CRAR कैलकुलेट करोगे, वो कैसे होता है, कैपिटल अपॉन रिस्क वेट एसिड। अब यहां पे 100 करोड़ की आपकी एसिड है, इस पे रिस्क वेट कितने का बना आपका, सिर्फ 5 करोड़ का, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 5 करोड़।
तो इससे क्या फायदा होगा, आपको CRAR के लिए ज्यादा कैपिटल मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको गारंटी तो दे रहा है, आपको ECLGS में गारंटी तो मिल रही है। यहाँ पे कितने की मिल रही है? 100% की गारंटी, यहाँ पे 90% की गारंटी, यहाँ पे 90% की गारंटी। अब यहाँ पे RBI क्या बोल रहा है, जितने अमाउंट की आपको गारंटी मिल रही है उसके 75% पे आपको रिस्क वेट रखना है 0 का, और बचे हुए पे आपको रिस्क वेट रखना है 20% का। अब यहाँ पे जैसे समझ लो इसने 100 करोड़ का लोन मिला, MSME नॉन MSME को 100 करोड़ का लोन दिया, तो 100 करोड़ का लोन दिया, गारंटी मिल रही है 90% की, यानी कि 90 करोड़ पे इनको क्या मिल रही है? गारंटी मिल रही है। अब 90 करोड़ का 75% निकाल लो आप, यानी कि 67.5 करोड़, इसका रिस्क वेट क्या होगा? 0। अब बच कितना गया आपका? बच गया आपका 22.75, 22.5 बच गया आपका कितना? 90 करोड़ में से 22.5। अब इस पे रिस्क वेट होगा आपका 20% का। ठीक है, ये मतलब है जो भी आपको गारंटी मिल रही है उस गारंटी के अमाउंट का 75% आप निकालिए, उस पे आपको रिस्क वेट लगेगा 0 का, और बचे हुए अमाउंट पे आपको रिस्क वेट लगेगा कितने का? 20% का। तो ये है हमारा पहला सर्कुलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एनबीएफसी कैटेगराइजेशन के ऊपर। तो एनबीएफसी की कैटेगराइजेशन हमारे 4 पार्ट्स में होती है: बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आती हैं? वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसिड साइज जो है वो लेस देन 1000 करोड़ है। फिर साथ ही साथ एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली, पीयर टू पीयर लैंडिंग, फिर एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर, फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। ये सब किस में आती है? हमारी बेस लेयर में। मिडिल लेयर में कौन सी आएंगी? सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। फिर अगर हम नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज की बात करें तो कौन सी आएंगी? वो सारी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ऊपर का है। फिर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, वो भी इसमें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज। फिर हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसमें आती हैं। फिर हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी मिडिल लेयर में आती हैं। फिर हमारी एनबीएफसीज जो कि डील करती हैं किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, वो भी किसमें आती है? हमारी मिडिल लेयर में। फिर अपर लेयर में कौन सी एनबीएफसी आती थी? इसका मेथड डिसाइड करता था पहले आरबीआई। अब आरबीआई ने यहाँ पे चेंज कर दिया है, आरबीआई ने सिंपल कैटेगराइजेशन रखी है कि अपर लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएंगी? जिनका एसेट साइज जो है वो 1 लाख करोड़ या उससे ऊपर का है, वो एनबीएफसी हमारी डायरेक्टली अब किस में आ जाएंगी? अपर लेयर में। पहले अपर लेयर में कौन सी एनबीएफसी आती थी? वो आरबीआई डिसाइड करता था, उसकी कैटेगराइजेशन कौन करता था? आरबीआई। अब आरबीआई ने सिंपल सी कंडीशन रखी है, अगर आपका एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ या उससे ऊपर का है तो आप किस में आओगे? अपर लेयर में आओगे। और ये जो कैटेगराइजेशन की लिमिट रखी है 1 लाख करोड़, इसको क्या करेंगे? इसको रिव्यू किया जाएगा हर 3 साल में। और टॉप लेयर में कौन सी आती है एनबीएफसी? ये आइडियली हमारा क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। टॉप लेयर में अब तक कोई भी एनबीएफसी नहीं डाली गई है। आरबीआई उस एनबीएफसी को डालेगा जिसको पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क होगा, पोटेंशियली सिस्टमैटिकली रिस्क होगा, वो किसमें आएंगे? हमारी टॉप लेयर में। पर अब रिसेंटली अब जब से एनबीएफसी कैटेगराइजेशन की गई है, टॉप लेयर हमारी हमेशा क्या रही है? एम्प्टी रही है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में एनबीएफसी को कैटेगराइज किया गया है। अब यहाँ पे एनबीएफसी कितना लैंड कर सकती हैं, कितना उधार दे सकती हैं, उसके ऊपर भी क्राइटेरिया रखा है। तो अपर लेयर का अलग से बोला है, बाकी हम बची हुई जो एनबीएफसी है, अपर लेयर के अलावा जो भी एनबीएफसी है उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। अगर हम एनबीएफसी की बात करें, ठीक है, तो अगर आप एक सिंगल पार्टी को दे रहे हो लोन, एक सिंगल पार्टी को लोन दे रहे हो तो मैक्सिमम कितना दोगे आप? लोन अमाउंट का 20, अपनी टीयर 1 कैपिटल का 25%, अपनी टीयर 1 कैपिटल जो एनबीएफसी की टीयर 1 कैपिटल होगी उसका 25%, एक सिंगल पार्टी को। वहीं ग्रुप ऑफ पार्टीज है, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है, टाटा स्टील क्या हो गया? सिंगल पार्टी। टाटा ग्रुप क्या हो गया? एक ग्रुप्स हो गया जिसमें मल्टीपल पार्टीज जुड़ी हुई हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टीज को दे रहे हो तो अपने टीयर 1 कैपिटल का 40% ही दे पाओगे। ठीक है, सिंगल पार्टी को 25%, मल्टीपल पार्टीज को 40%। वहीं अगर हम एनबीएफसी आईएफसी की बात करें, आईएफसी क्या है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अगर इसकी बात करें हम, तो ये सिंगल पार्टी को मैक्सिमम कितना दे सकती है? अपनी टीयर 1 का 30%, एंड ग्रुप को कितना दे सकती है? अपनी टीयर 1 का 50%। वहीं अगर हम अपर लेयर एनबीएफसी की बात करें तो सिंगल पार्टी को 20% एंड ग्रुप को 25%। वहीं अगर हम अपर लेयर आईएफसी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की, तो सिंगल पार्टी को 25% एंड ग्रुप्स को कितना?
5%। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, जैसे अगर हम बात करें एनबीएफसी अपर लेयर आईएफसी की, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की, ये ग्रुप को कितना दे सकती है, मैक्सिमम 45%। पर आरबीआई ने बोला है आप 45% के अलावा प्लस 20% और दे सकते हो, अगर आपकी कुछ कंडीशंस मैच कर रही हैं और आरबीआई का अप्रूवल है आपके पास, तो आप 20% एक्स्ट्रा और दे सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बात करते हैं हम आरडब्ल्यूए की। अभी हम सीख कर आए आरडब्ल्यूए क्या होता है हमारा, रिस्क वेट इनटू एसिड, एसिड जो हमने लोन दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, जैसे एनबीएफसी गवर्नमेंट को लोन दे रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर इनको पैसा उधार दिया है आपने, तो आपका आरडब्ल्यूए क्या होगा, रिस्क वेट एसिड क्या होगा, रिस्क वेट इनटू एसिड। जितने का आपने लोन दिया है इनटू रिस्क वेट कितना होगा, 0। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो तो आपको लोन पे रिस्क वेट कितना रखना पड़ेगा, 0। मतलब आपको उसके अगेंस्ट कोई कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है। पर यहाँ पे एक चीज और बोली है, सपोज जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, और जैसे मैं हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एचआरटीसी है, ये क्या है, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट की ही पार्ट है। मतलब ये बस जो हमारा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो क्या है, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट है। सपोज एचआरटीसी डिपार्टमेंट ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप लोन दे दीजिए, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर एनबीएफसी ने लोन दिया है, अगर एनबीएफसी ने किसी को लोन दिया है और उस लोन की जो गारंटी है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो आपका रिस्क वेट कितने का होगा, रिस्क वेट होगा 0। पर अगर उस लोन की गारंटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो आपको रिस्क वेट रखना पड़ेगा 20% का। मतलब यहां पे मतलब क्या है, एग्जांपल से, जैसे ये वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी स्टेट गवर्नमेंट वाला, कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लोन लिया बैंक से, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एचआरटीसी ने लोन लिया सपोज 100 करोड़ का बैंक से, और इस लोन की अगर गारंटी ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन की गारंटी दे रहा है कि बैंक को बोल रहा है कि आप लोन दीजिए, कोई नहीं, अगर कल को एचआरटीसी पैसे नहीं देता है तो इस लोन की भरपाई हम करेंगे, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, तो रिस्क वेट कितने का होगा, रिस्क वेट होगा आपका 0। मतलब जब आप आर डब्ल्यू ए कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, 0 इंटू 100 करोड़ यानी कि 0। मतलब इस लोन के अगेंस्ट आपको कोई कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सीआरएआर में। पर अगर ये जो लोन दिया है एचआरटीसी को, इसकी गारंटी दे रहा है हमारे को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, हिमाचल गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोन दीजिए, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, अगर कल कोई लोन नहीं देगा तो इसकी भरपाई हम कर देंगे। अगर ये गारंटी दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका जो रिस्क वेट होगा वो कितना होगा, 20% का। मतलब अब जब आप आर डब्ल्यू ए कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, 20% इंटू 100 करोड़, तो यानी कि 20 करोड़। तो जब आप सी आर ए आर कैलकुलेट करोगे तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल अपॉन आर डब्ल्यू होता है, तो नीचे 20 करोड़ आएगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आपको कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज बोली है। यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो हमारी टॉप लेयर है उसमें अगर किसी एनबीएफसी को आना है तो एसिड कैटेगराइजेशन कितनी है, कि भाई उसका जो एसिड साइज है वो 1 लाख करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी लोन की गारंटी दे रहा है तो आपका रिस्क वेट 20% का कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहाँ पे नहीं, एक चीज और है, एक चीज और है यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर आपकी कोई एनबीएफसी, अगर आपकी कोई एनबीएफसी अपर लेयर में आती है, अगर आपकी कोई एनबीएफसी अपर लेयर में आती है, तो उसको 3 साल में अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड करवाना पड़ेगा। उसको 3 साल में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाना पड़ेगा, अगर कोई एनबीएफसी अपर लेयर में आती है। पर यहां पे एक एक्सेप्शन दिया है, एक एक्सेप्शन दिया है, अगर अपर लेयर में कोई गवर्नमेंट एनबीएफसी इंक्लूड होती है, कोई गवर्नमेंट एनबीएफसी आ जाती है अपर लेयर में, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाए ना करवाए उसकी मर्जी है। मतलब अपर लेयर में अगर कोई एनबीएफसी आएगी
तो उसको 3 साल में अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा, लिस्टेड करवाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। पर अगर जो अपर लेयर में एनबीएफसी आई है वो गवर्नमेंट एनबीएफसी है, तो फिर वो हमारी गवर्नमेंट की खुद की मर्जी होगी उसको लिस्टेड करवाए या ना करवाए। मतलब अगर गवर्नमेंट एनबीएफसी अपर लेयर में आती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको लिस्टेड करवाना ही पड़ेगा, पर गवर्नमेंट एनबीएफसी के अलावा कोई और एनबीएफसी अपर लेयर में आती है तो उनको 3 साल में अपने आप को लिस्टेड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। बेसिकली किसके लिए बनाया गया, हमारा एमएसएमई के लिए बनाया गया है। अब इस सर्कुलर में क्या बोला है, अगर आपको अपना खुद का एक ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब यहाँ पे सर्कुलर में बोला है। उससे पहले हम समझेंगे ट्रेड्स काम कैसे करता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सपोज एक एमएसएमई वेंडर ले लेते हैं हम, एक छोटा सा एमएसएमई ले लेते हैं हम, माइक्रो एंटरप्राइजेज ओनर, सपोज रवि। रवि की क्या है, अपनी फर्नीचर शॉप है, अपनी फर्नीचर शॉप है, और इसको ऑर्डर मिला एक बड़ी कंपनी से, सपोज इन्फोसिस से। इन्फोसिस से ऑर्डर मिला। अब ऑर्डर क्या मिला, रवि को बोला गया आपने 100 चेयरें डिलीवर करनी है और 100 चेयर की कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, रवि ने 100 चेयर डिलीवर करनी है इन्फोसिस को जिसकी कीमत है 10 लाख। तो रवि ने फर्नीचर बनाया और इसको डिलीवर कर दिया इन्फोसिस को। इन्फोसिस ने क्या कहा कि 10 लाख रुपए हम आपको देंगे 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो रवि ने एक इनवॉइस बनाई जिसको इन्फोसिस ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और रवि को दे दिया कि भाई हमने आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया और 60 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी आपकी 100 कुर्सियों की। रवि भी खुश, इन्फोसिस भी खुश। ठीक है, अब रवि को क्या हुआ, 10-15 दिन बाद एक और कंपनी से, सपोज टाटा से बड़ा ऑर्डर आ गया। टाटा से ऑर्डर आ गया, 15 लाख की कुर्सियां मंगाई टाटा ने। अब रवि को इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर जो इसके एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी देनी है, वर्कर को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट इन सब का पैसा देना है। अब यहाँ पे इसको इन्फोसिस से पैसे मिलेंगे 60 दिन बाद। टाटा ने ऑर्डर दे दिया 15 लाख का। अब ये 60 दिन का वेट करेगा तब तक ये टाटा ऑर्डर 15 लाख का किसी और को दे देगा। तो यहाँ पे रवि क्या कर सकता है, इसके पास क्या है, इनवॉइस है जिसको इन्फोसिस ने एक्सेप्ट कर रखा है। तो रवि उस इनवॉइस को क्या करेगा, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहां पे क्या करेगा, अपनी इनवॉइस को अपलोड कर देगा। अपनी इनवॉइस को अपलोड कर देगा। इसके पास क्या है, 10 लाख की इनवॉइस है जिसको इन्फोसिस ने एक्सेप्ट कर रखा है। वो इनवॉइस को ये ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देगा। फिर ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे कौन होंगे, फाइनेंसर्स होंगे, जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गए। वो बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे कि भाई आपकी जो इनवॉइस है वो कितने की है, 10 लाख की। हम आपको इस वक्त 9,80,000 रुपए दे देंगे। कोई बोलेगा मैं 9,70,000 दूंगा, कोई बोलेगा मैं 9,75,000 दूंगा। जैसे एसबीआई ने बोला मैं आपको 9,80 दे दूंगा, एचडीएफसी ने बोला मैं 9,70 दे दूंगा, आईसीआईसी ने बोला मैं आपको 9,75 दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रवि है इसके पास ऑप्शन होगा, इनमें से किसी का भी ऑफर वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे ही उसने सपोज उसने सबसे ज्यादा वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एसबीआई वाला, तो क्या होगा, वो अपनी इनवॉइस जो है वो किसके ट्रांसफर कर देगा, एसबीआई को ट्रांसफर कर देगा। एसबीआई उसको ऑन दी स्पॉट कितने पैसे दे देगी, 9,80,000 रुपए दे देगी। और जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे तो इन्फोसिस से पेमेंट किसको मिलेगी, अब एसबीआई को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो रवि को भी ऑन दी स्पॉट पैसे मिल गए जिससे वो टाटा का जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर पाएगा और 15 लाख का ऑर्डर टाटा का बना पाएगा। ठीक है, एसबीआई को भी क्या होगा, 9,80,000 देके 10 लाख मिलके 20,000 का प्रॉफिट हो गया एसबीआई का भी। ठीक है, तो यहाँ पे एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, इमरजेंसी पैसा प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां पे एमएसएमई क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेड इनवॉइस को अपलोड करेगा। वहां पे उसको बहुत सारी बोलियां लगेंगी, जो उसको सबसे बेस्ट लग रहा है अपने लिए उसको सिलेक्ट करके अपनी इनवॉइस उसको भेज देगा। और यहाँ पे क्या होगा, जिसने वो इनवॉइस खरीदी है वो क्या करेगा, जितने दिन की इनवॉइस थी उस दिन के बाद कंपनी से पेमेंट कौन लेगा, फिर वो बैंक ले लेगा। जैसे यहाँ पे एसबीआई ने 9,80 दे दिया रवि को, और जैसे ही 60 दिन पूरे हुए तो इन्फोसिस से 10 लाख कौन लेगा, एसबीआई लेगा यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज और बोली है, जैसे ही इनवॉइस बेची जाएगी एसबीआई को, वो सब रिकॉर्ड आपका अपलोडेड किया जाएगा सरसाई पे। सरसाई में क्यों अपलोड किया जाएगा, कहीं रवि
रवि जो है इनवॉइस एसबीआई को भेज दी, फिर सेम इनवॉइस किसी और को भी भेज दे, ऐसे डुप्लीकेशन ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, उससे बचने के लिए जैसे आपने एक इनवॉइस अपलोड की और वो एसबीआई ने परचेज कर ली, तो उसका रिकॉर्ड सारा कहाँ चढ़ जाएगा, सरसाई के पोर्टल पर चढ़ जाएगा। तो कल को अगर रवि सेम इनवॉइस को किसी और को अगर बेचना चाहेगा तो वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड कहाँ शो कर जाएगा, सरसाई में। ठीक है, तो टोटल ट्रेड प्लेटफॉर्म कितने हैं इंडिया में, 5। कौन कौन से, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2 ट्रेड्स, DTX क्रेडेक्स प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, ये वाला रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आया था हमारा 2017 में। बाकी ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च कब किया इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने, 2014 में। आरबीआई ने 2014 में ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलर की, कि ये सर्कुलर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर बोल रहा है कि अगर आपको अपना खुद का ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, आप अपना खुद का एक ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, यहाँ पे भी 5 है, सपोज आप छठा ABC ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, ये इंडिया का छठा ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे आपकी ये ABC लिमिटेड है, ये इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, सपोज इसको रेगुलेट कर रहा है सेबी, एबीसी लिमिटेड को सेबी रेगुलेट कर रहा है सपोज, तो आपको अपने रेगुलेटर से एक एनओसी लानी पड़ेगी। एनओसी लानी पड़ेगी 45 डेज के अंदर, और वो सबमिट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी कंपनी है उसको जो भी रेगुलेट करता है, तो अपने रेगुलेटर से पहले एनओसी लेनी पड़ेगी और वो 45 डेज के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़ की। 25 करोड़ की आपकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, तभी आप अपना ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर पाओगे। तो दो कंडीशन है, क्या, पहले अपने रेगुलेटर से आपको क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी, और वो 45 डेज में सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी जो नेटवर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए 25 करोड़ की। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फॉर ट्रेड प्लेटफॉर्म ओपनिंग के लिए। अब यहाँ पे 25 करोड़ की नेटवर्थ अब लॉन्च की है सेबी आरबीआई ने, पर जो ये जैसे 5 कंपनीज हैं, ये 5 कंपनीज को पहले से अप्रूवल मिल रखा है ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर किसी का, जिसको पहले से अप्रूवल मिल रखा है और उसकी नेटवर्थ जो है वो 25 करोड़ नहीं है, तो उसको अपनी नेटवर्थ 25 करोड़ करनी पड़ेगी, कब तक, 31 मार्च 2028 तक। अब दोनों बातों में अंतर है। अगर कोई नई अप्रूवल ले रहा है, जैसे मैंने आज अप्रूवल लेने जा रहा हूं मैं आरबीआई के पास कि मैंने अपना ट्रेड का प्लेटफॉर्म खोलना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने रेगुलेटर से एनओसी लेनी पड़ेगी, 45 दिन में सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा, मेरी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 25 करोड़ की। ठीक है, ये बात होगी। अब सपोज मेरे को 2021 में अप्रूवल मिल गई थी आरबीआई से कि मैं अपना ट्रेड का प्लेटफॉर्म खोल सकता हूं, तो 2021 में 25 करोड़ वाला क्राइटेरिया नहीं था, तो उस टाइम मेरी नेटवर्थ कम रही होगी, अभी भी कम होगी। तो आरबीआई ने क्या बोला, जिनको मैंने पहले अप्रूवल दे दी है, आज से पहले अप्रूवल दे दी है, 25 करोड़ वाले क्राइटेरिया से पहले की अप्रूवल दे रखी है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी नेटवर्थ 25 करोड़ लेकर जानी पड़ेगी, कब तक, 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन रुपी डॉलर स्वैप एग्रीमेंट के ऊपर, और ये बेसिकली आरबीआई ने बैंक्स के लिए निकाला है, ताकि जो इंडियन रुपीस की डेप्रिसिएशन हो रही है, इंडियन रुपीस वीक हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही साथ फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है बैंक्स को, कि देखो आपके पास होते हैं एनआरआई कस्टमर्स। एनआरआई कस्टमर बेसिकली आपके 3 अकाउंट खुलवाते हैं, एक होता है हमारा एनआरई अकाउंट, एक होता है हमारा एनआरओ अकाउंट, और एक होता है हमारा FSNRB अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एनआरई अकाउंट क्या होता है, सपोज एक व्यक्ति है वो यूएस गया और जॉब कर रहा है, वहां पे वो जॉब कर रहा है, डॉलर कमा रहा है, पर यहाँ पे घर वालों को पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो डॉलर जो पैसे उसने कमाए हैं वो अपने एनआरई अकाउंट में सेंड करेगा, और यहाँ पे इंडिया में उसके माँ बाप को इंडियन रुपीज में वो पैसे मिलेंगे, वहां से डॉलर में पैसे भेजेगा, यहाँ पे इंडियन रुपीज में पैसे मिलेंगे। ये होता है एनआरई अकाउंट के थ्रू। एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, जैसे हमारा आधा से ज्यादा पंजाब कहाँ है, कनाडा में सेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, उनके घर होते हैं, मकान होते हैं, जमीन होते हैं, उसको वो किराए पे दे जाते हैं, जैसे घर किराए पे दे दिया। अब यहाँ पे जो किराएदार होंगे वो इंडियन रुपीज में पेमेंट करेंगे। अब वो पेमेंट जाएगी कैसे उसके पास, ओनर के पास, वो उसके एनआरओ अकाउंट में सबमिट कर देंगे।
देखो, जो इंडियन रुपीस इंडिया में कमा रहा है बंदा, वो अपने एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता। यहाँ पे फॉरेन करेंसी आती है और वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होती है। इंडियन रुपीस आप डिपॉजिट नहीं कर सकते एनआरई अकाउंट में। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट होता है? एनआरओ अकाउंट, जो इंडिया में आप कमाई कर रहे हो। जैसे आपने अपना घर किराए पे दे रखा है, खुद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, घर किराए पे दे रखा है, या अपनी ज़मीन जो है वो पड़ोसियों को दे रखी है कि आप इस पर खेती बाड़ी कर लेना और मेरे को एक फसल के 10,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी बनते हैं वो दे देते रहना। तो वो पैसे कहाँ किस में जमा होंगे? आपके एनआरओ अकाउंट में। फिर आता है हमारा एफ एस एन आर बी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? आप डॉलर में पैसा डालिए, उसकी एफडी बनाइए, जब एफडी में मैच्योर होगी आपको डॉलर ही मिलेंगे। ये होता है आपका एफ एस एन आर बी अकाउंट। और ये बेस्ट क्यों होता है? इसमें आपका करेंसी चेंज जो रिस्क होता है वो कभी इंक्लूड नहीं होता। जैसे एनआरई अकाउंट की बात करूं, आज एक डॉलर जो है वो 94 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है, 94 95। तो आपने यहाँ से डॉलर डाले, घर वालों को 94 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कल को अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी, $1 70 हो गया, तो यहाँ पे आप पैसे डालोगे तो घर वालों को 70 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो करेंसी चेंज रिस्क रहता है यहाँ पे। पर एफ एस एन आर बी में क्या होता है? आपने डॉलर डाला, कल को $1 100 का हो, $1 30 का हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेच्योरिटी में आपको डॉलर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है बैंक्स को कि आप एफ एस एन आर बी अकाउंट्स पे जोर डालिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और एनआरआई कस्टमर्स को बोलिए कि एफ सी एन आर बी अकाउंट खुलवाइए और डॉलर में पैसा डिपॉजिट कीजिए। तो बैंक बोल रहा है इसमें हमारा क्या फ़ायदा? तो आरबीआई बोल रहा है कि देखिए, बैंक्स क्या करेगा? एफ सी एन आर बी अकाउंट खुलवाएगा और वहाँ पे एनआरआई से डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करवाएगा। बैंक बोल रहा है मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट करवा दूं, उस डॉलर का मैं क्या करूंगा? मैंने इंडिया में लोन बांटने हैं, मेरे को तो इंडियन रुपीस चाहिए। तो बैंक बोल रहा है, आरबीआई बोलता है कि आपके पास जो डॉलर आ रहे हैं उनको आप मेरे पास दीजिए, बदले में मेरे से इंडियन रुपीस ले लीजिए, बदले में मेरे से इंडियन रुपीस ले लीजिए और लोन बांटते रहिए। तो बैंक बोल रहा है चलो ठीक है, मैंने आपको डॉलर दे दिया, आपसे रुपीस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये एफ सी एन आर बी अकाउंट वाले की एफ डी मैच्योर होगी, मेरे को पेमेंट तो वापस डॉलर में करनी है, और उस टाइम डॉलर फ्लक्चुएट कर गया, ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो मेरे को तो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आरबीआई कहता है कोई बात नहीं है, यही तो स्वैप एग्रीमेंट है कि आप मेरे को डॉलर दीजिए, बदले में रुपए ले लीजिए, और जब आपकी एफ सी एन आर बी मैच्योर होगी उस दिन आप मेरे को रुपए दे देना और बदले में मेरे से डॉलर वापस ले लेना। ठीक है, ये चीज़ आरबीआई ने बोली है। और यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है? सिर्फ एफ सी एन आर बी जिनकी मैच्योरिटी 3 से 5 साल की है वो ही इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, वो फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट जिनकी मैच्योरिटी 3 से 5 साल की है, उसमें आपने जितने भी डॉलर कलेक्ट कीजिए वो मेरे को आप दीजिए, बदले में मेरे से रुपए ले लीजिए। और जब जैसे समझ लो एक एफ सी एन आर बी है जिसकी मैच्योरिटी है 4 साल की, तो 4 साल बाद आपको इस कस्टमर को वापस डॉलर देने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम आप 4 साल बाद क्या करना? मेरे को रुपीस दे देना और बदले में मेरे से डॉलर ले लेना। तो इससे क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के पास ज्यादा डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे रुपये की जो डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ सकती है और रुपये एप्रिशिएट कर सकता है। इसलिए ये चीज निकाली है। तो अब बैंक कहता है चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, इसमें और क्या फायदा होगा मेरा? तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि देखिए, अगर आप जो जुलाई जून से लेकर 30 सितंबर तक जितना भी पैसा आपने एफ सी एन आर बी के थ्रू डॉलर में इकट्ठा किया है और वो हमसे आपने स्वैप करवा लिया है, उस पे आपको कोई भी अलग से कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है ये आपको समझ आएगा अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो देखी है, बैंकिंग अवेयरनेस वाली, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पे हमने डिटेल में समझा है बैंक के पास क्या होता है। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है? अपना एनडीटीएल का कुछ परसेंट सीआरआर की फॉर्म में आरबीआई के पास एंड एसएलआर की फॉर्म में अपने पास, अपने खुद के पास क्या रखना पड़ता है? मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे समझ लो एनडीटीएल में बैंक के पास 100 रुपए है, तो 100 में से सीआरआर के पास चला जाएगा कुछ परसेंट, 4% के आसपास, और 18% के आसपास एसएलआर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 22% अलग से रखना पड़ता है बैंक को। बैंक के पास सिर्फ 78% बचा, जिसमें से बैंक ने क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन बांटना है, वो 78 रुपीज से बांटना है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला? आप जो एफ सी एन आर बी में डिपॉजिट लाओगे वो भी आपका वैसे तो एनडीटीएल ही है, पर इस टाइम के दौरान जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी आप एफ सी एन आर बी में डॉलर लाओगे
उसको हम एनडीटीएल से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उस पे आपको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका फ्री इन्वेस्टमेंट, फ्री कैपिटल हुआ, उसको आप जैसे मर्जी इन्वेस्ट करो, उसमें आपको कोई सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां बैंक का डबल फायदा हो गया। ठीक है, तो ये तो एक स्वैप एग्रीमेंट है। दूसरा स्वैप एग्रीमेंट और भी है इसमें यूएसडी आईएनआर में। वो कैसे, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आरबीआई ने दो कंपोनेंट्स और लॉन्च किए हैं स्वैप एग्रीमेंट में, एक है हमारा ईसीबी, एक है हमारा ओएफसीबी। इसमें क्या बोला है आरबीआई ने, अगर आप इसके थ्रू फॉरेन करेंसी में पैसा उधार ले रहे हो और उस पैसे को आप स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू आरबीआई के पास आ रहे हो, अपना फॉरेन करेंसी सबमिट कर रहे हो और इंडियन रुपीस ले रहे हो, तो इसमें भी हम आपको बेनिफिट देंगे। वो बेनिफिट क्या देंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे नेट ओपन पोजीशन में। पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या चीज। ईसीबी होता है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओएफसीबी क्या होता है हमारा ओवरसी फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ये कौन करता है, हमारा बैंक्स, और ईसीबी कौन करता है, हमारी कंपनीज। तो ऐसे ईसीबी जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की है, या ऐसे ओएफसीबी जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की है, उस उसको भी आप क्या कर सकते हो, इस स्वैप एग्रीमेंट का पार्ट बना सकते हो। और इसमें जो आप स्वैप टेन्योर मिलेगा वो आपको 5 साल का मिलेगा। स्वैप टेन्योर मिलेगा वो आपको 5 साल का मिलेगा। जैसे सपोज एक बैंक है एसबीआई, इसने अपना ओएफसीबी के थ्रू फॉरेन करेंसी डॉलर में पैसा उधार लिया। ये डॉलर का पैसा इसने आरबीआई को दिया, बदले में आरबीआई से रुपीज ले ली आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में 2026 में। ठीक है, तो इसको अगले 5 साल मिलेंगे, 5 साल यानी कि 2031 तक ये कभी भी अपने रुपीज वापस आरबीआई को दे सकता है और रुपीज के बदले में डॉलर ले सकता है आरबीआई से। ठीक है, अगले 5 साल में 5 साल का स्वैप टेन्योर मिलेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे काम कैसे करता है देखो। एसबीआई क्या है, एसबीआई बाहर से फॉरेन से पैसा उधार लेगा फॉरेन करेंसी में, उस करेंसी को क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा। तो जिससे क्या होगा, आरबीआई का फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा, रुपीज की डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगी। ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी और रुपीज जो है वो इंक्रीज करने लगेगा, रुपीज स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व जो है कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ये सारी स्कीम लगाई गई है। तो ईसीबी के थ्रू जो फॉरेन करेंसी में आप पैसा उधार ले रहे हो, या ओएफसीबी के थ्रू जो फॉरेन करेंसी में पैसा उधार ले रहे हो, उसको आप आरबीआई में डिपॉजिट कीजिए, बदले में रुपीज लीजिए। 5 साल के अंदर कभी भी आप वापस अपना रुपीज दीजिए और डॉलर वापस ले लीजिए। क्योंकि जैसे ओएफसीबी, एसबीआई ने ओएफसीबी के थ्रू डॉलर में पैसा उधार लिया है, ठीक है, बाहर से फॉरेन से। जब इसकी रीपेमेंट करनी होगी तो इसको डॉलर में ही करनी होगी। तब क्या करेगा, ये अपने रुपीस वापस आरबीआई को देगा, वहां से डॉलर लेगा और उस डॉलर को ओएफसीबी की रीपेमेंट में लगा देगा। अब ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, ये रहेगा एप्लीकेबल 15 जनवरी 2027 तक। पर यहां पे एक कंडीशन है, देखो, अगर आपने ईसीबी या ओएफसीबी के थ्रू पैसा उधार लिया फॉरेन करेंसी में, और ये आपने 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले रखा है, तभी आप 15 जनवरी 2027 तक स्वैप एग्रीमेंट्स में आ सकते हो। अगर आपने कोई ईसीबी जो है वो ले रखा है 1 जनवरी 2027 में, तो क्या आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। फैसिलिटी ओपन 15 जनवरी 2027 तक है, पर सिर्फ उन्हीं ईसीबी ओसीबी ओएफसीबी के लिए जो कि अवेल कर चुके हैं 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले की। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्वैप चार्जेस भी देने पड़ेंगे। वो कितने देने पड़ेंगे, 1.5% पर एनम, और ये सेमी एनुअली कैलकुलेट होगा। अब इससे बैंक को फायदा क्या होगा वो चीज समझिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका नेट ओपन पोजीशन। अब यहाँ पे एक सर्कुलर आया था आरबीआई का कि कोई भी बैंक है उसकी जो नेट ओपन पोजीशन है वो एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 मिलियन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि सपोज एक बैंक है हमारा एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक है, इसकी एसेट्स है, समझ लो इसकी एसेट्स है 200 मिलियन, इसकी लाइबिलिटीज है सपोज 350 मिलियन। तो इसकी नेट ओपन पोजीशन कितनी हुई, नेट ओपन पोजीशन हुई इसकी 150 मिलियन। तो आरबीआई ने क्या बोला है, आपकी जो नेट ओपन पोजीशन है वो 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एचडीएफसी पे क्या होगी, कार्रवाई होगी और इनको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, एसेट या बढ़ानी पड़ेगी या लाइबिलिटीज कम करनी पड़ेगी, ताकि इनका नेट ओपन पोजीशन जो है वो 100 मिलियन या उससे कम रहे। ठीक है, और इन पर पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं। तो ये क्राइटेरिया था आरबीआई का। अब आरबीआई ने यहाँ पे क्या दिया, बैंक को लालच दिया है कि देखिए आप ईसीबी के थ्रू या ओएफसीबी के थ्रू ओवरसी फॉरेन करेंसी बोरोइंग, ठीक है, ओवरसी फॉरेन करेंसी बोरोइंग के थ्रू आप पैसा उधार लीजिए बाहर फॉरेन में। ठीक है, फॉरेन करेंसी में पैसा उधार लीजिए, उस फॉरेन करेंसी को आप इंडियन आरबीआई के पास सबमिट कीजिए, बदले में रुपीज लीजिए। तो यहाँ पे बैंक क्या बोलता है, हमारा क्या फायदा होगा,
तो आरबीआई बोल रहा है हम आपको फायदा देंगे कि आपकी जो नेट ओपन पोजीशन है उसमें अगर आपने ओएफसीबी के थ्रू पैसा उधार लिया है और उसको आपने आरबीआई के पास सबमिट किया फॉरेन करेंसी को, तो वो ओएफसीबी आपकी लायबिलिटीज में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, वो आपकी नेट ओपन पोजीशन निकालने के वक्त काउंट नहीं होगी। सपोज जैसे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे एचडीएफसी के पास 200 मिलियन की थी एसेट, 350 मिलियन का था इनकी लायबिलिटीज। इस 350 मिलियन में से, सपोज इस 350 मिलियन में से जो 120 मिलियन जो है वो है इनका ओएफसीबी। और यहाँ पे एचडीएफसी ने क्या किया, ये 120 मिलियन जो इसने ओएफसीबी के थ्रू उठाए थे, ये पैसा आरबीआई के पास दे दिया। ठीक है, फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास दे दी और उनसे रुपीज ले लिए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये हम आपके नेट ओपन पोजीशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, एचडीएफसी के एसेट कितने होंगे, एसेट होंगे 200 मिलियन, लायबिलिटीज कितनी होंगी। अब इन्होंने देखो जो ओएफसीबी से पैसा उधार लिया था 120 मिलियन का, है तो इनकी लायबिलिटी, पर ये पैसा इन्होंने आरबीआई के पास सबमिट किया डॉलर में और बदले में रुपीस ले लिए, तो ये इनकी लायबिलिटीज में काउंट नहीं होगा। तो 350 में से 120 माइनस कर दीजिए आपका, तो लायबिलिटीज अब कितनी रहेगी, सिर्फ 230 मिलियन की। तो अब इनकी नेट ओपन पोजीशन कितनी रहेगी, अब इनकी नेट ओपन पोजीशन रहेगी 30 मिलियन, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। आरबीआई ने कितना बोला था, नेट ओपन पोजीशन आपकी 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आरबीआई ने ये फैसिलिटी दी है बैंक्स को, अगर वो ओएफसीबी की थ्रू पैसा उधार ले रहे हैं और उस पैसे को आरबीआई के पास देके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, आरबीआई उनको एक कंसेशन देगा, जो ओएफसीबी की अमाउंट होगा वो उनकी नेट ओपन पोजीशन कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन केसीसी स्कीम के ऊपर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये लॉन्च हुई थी हमारी ईयर 1998 में बाय नाबार्ड, और इसको लॉन्च किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं आरबीआई ने, वो क्या चेंजेस है वो सब डिस्कस करते हैं। तो देखिए केसीसी लोन आप अब क्या रहेगा, एक कंपोजिट फैसिलिटी रहेगी। कंपोजिट फैसिलिटी मतलब आप को वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन मिलेगा और आपको इसमें टर्म लोन भी इंक्लूड किया जाएगा, किसमें, केसीसी में। अब यहाँ पे आपको लोन किस चीज के लिए मिलेगा, क्रॉप्स के लिए जैसे मिलता था आपको अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, फिशरीज हो गया, फिर बी कीपिंग हो गया, इन सब चीजों के लिए भी मिलेगा। पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी मिलेगा, जो हार्वेस्ट करने के बाद, कटाई के बाद जो खर्चा होता है, आपको इसको किसी इन्वेंट्री में रखना है, वहां पे जो खर्चा आएगा आपका, उस सब के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे इसमें। मेन चीज जो है यहाँ पे, कंजप्शन नीड्स के लिए भी आप केसीसी का पैसा यूज कर सकते हो। जैसे समझ लो आप किसान हो, आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, अब आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है तो आपको एकदम से उसकी फीस पे करनी है, तो वो भी आप यहाँ से पे कर सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको हॉस्पिटल का बिल पे करना है, तो आप उसका पैसा भी इस केसीसी में से पे कर सकते हो। कंजप्शन नीड्स के लिए भी आपको केसीसी में से पैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ चीजें और दी हैं, ये पढ़ लेना एक बारी, ऐसे काम की है नहीं ज्यादा। मेन बात क्या है यहाँ पे, आरबीआई ने बोला है अब क्रॉप सीजन हम वेल डिफाइंड करेंगे, ये नहीं कि हर एरिया का अपना अपना क्रॉप सीजन होगा, नहीं। आपका शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन होगा 12 मंथ्स का एंड लॉन्ग टर्म क्रॉप सीजन होगा 18 मंथ्स का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन आपका 12 मंथ्स का एंड लॉन्ग टर्म क्रॉप सीजन आपका 18 मंथ्स का। फिर यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि आपका जो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर ये कौन सा फार्मर होता है, जिसके पास जो जमीन होती है वो कितनी होती है, अप टू 1 हेक्टेयर, अप टू 1 हेक्टेयर। और एक होता है आपका स्मॉल फार्मर। तो स्मॉल फार्मर कौन सा होगा, जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा एंड अप टू 2 हेक्टेयर जमीन है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला, मार्जिनल फार्मर जो है उसको एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट दी जाएगी, कितने से, 10,000 से लेके 50,000 तक की। किसको, सिर्फ मार्जिनल फार्मर को। मार्जिनल फार्मर कौन, जिसके पास जमीन है अप टू 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी बातें बाद में समझते हैं, अब केसीसी का काम समझते हैं होता कैसे है केसीसी। देखो समझ लो आपके पास जमीन है, आपने जमीन पे क्या करना है, फसल उगानी है। तो फसल उगाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कुछ पैसा चाहिए होगा, कि आपने सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, फिर आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चलवाओगे जिससे उसको पेमेंट करनी है आपने। फिर अगर आपने बाई चांस अपने खेत के आजू बाजू जाला लगाना है तो उसके लिए भी पैसे, फेंसिंग करनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप केसीसी लोन लीजिए, ठीक है, कि आप अपनी जमीन पे फसल उगाना चाहते हो, उसके लिए आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, उस पैसों से आप ये सब काम कर सकते हो। फिर जैसे आपकी फसल उगेगी उसको काटोगे, आप उसको बेचोगे, फिर जो पैसा आएगा उससे आप केसीसी लोन पे कर देना। अब ये जो लोन होता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये क्या होता है, एक तरीके की लिमिट होती है। लिमिट मतलब
जैसे आपको 1 लाख दे दिया, अब ये 1 लाख क्या होगा, आपको आपको एक तरीके से लिमिट दे दी, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। अब इस 1 लाख में से अगर आपने 30,000 यूज किया तो आपको 30,000 पे ही ब्याज भरना है, इंटरेस्ट जो भरोगे वो आप 30,000 पे ही भरोगे। फिर आपने ये 30,000 वापस रीपे कर दिया बैंक को, फिर अब आप अगली बारी 40,000 निकाल लो, फिर 40,000 रीपे कर दो, फिर 50,000 निकाल लो, 50,000 रीपे कर दो, जैसे जैसे आपको सिचुएशन आती है। जैसे सपोज मेरी जमीन है, सबसे पहले मैंने किया उसकी फेंसिंग की, तो फेंसिंग के लिए मैंने अपने 1 लाख में से 20,000 निकाल लिए, मैंने फेंसिंग करवा ली अपनी, फिर मैंने 20,000 जैसे भी आए मैंने वापस पे कर दिए। फिर अगली बारी मैंने 30,000 रुपये निकाले, उसमें मैंने अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा लिया और अपने बीज सीड्स बो दिए, ठीक है। फिर कहीं से पैसे आए मेरे को, फिर मैंने वो 30,000 वापस दे दिए। फिर मेरे को वहां से जरूरत पड़ी 20,000 की कि फर्टिलाइजर वगैरह डालना है मैंने, ठीक है, तो उसके लिए मैं 20,000 निकाले, फिर मेरे पास 20,000 आए तो मैंने वापस डाल दिए। तो ये चलता रहता है लिमिट, ठीक है। फिर साल बाद इस लिमिट को क्या करना होता है, रिन्यू करवाना होता है। साल बाद इस लिमिट को क्या करना होता है, रिन्यू करना होता है। अब यहाँ पे जो केसीसी लिमिट सेट करते हैं, ये कैसे सेट करते हैं यहाँ पे, तो केसीसी की जो लिमिट सेट की जाती है वो की जाती है आपकी स्केल ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर। केसीसी की लिमिट सेट की जाती है आपकी स्केल ऑफ फाइनेंसिंग। जैसे समझ लो आपके पास जमीन है, आप पर्चा ततीमा लेकर जाओगे बैंक के पास, ठीक है, फिर बैंक वाला बोलेगा पटवारी से लिखवा के लाओ आप कि आप यहाँ पे क्या फसल उगाते हो, ठीक है। तो आपने जैसे लिख दिया कि भाई मैं इसमें उगाता हूँ वीट, तो वहां पे आपके एरिया का एक रेट होता है, एक रेट होता है कि जैसे आपके समझ सपोज आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है और उस पर अगर आप वीट उगाते हो तो 1 हेक्टेयर पे वीट का टोटल मतलब जो आपका खर्चा होगा वो होगा 50,000 रुपये। ऐसे आपकी एक रेट होता है, अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर का 50,000 स्केल ऑफ फाइनेंसिंग है, इसको बोलते हैं हम स्केल ऑफ फाइनेंसिंग। 1 हेक्टेयर का वीट पे 1 हेक्टेयर का स्केल ऑफ फाइनेंसिंग है 50,000, तो 2 हेक्टेयर पे कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हो गया आपका स्केल ऑफ फाइनेंसिंग 2 हेक्टेयर पे, ठीक है। अब बैंक क्या बोलता है, इसमें 10% हम और जोड़ेंगे, 10% और जोड़ेंगे, क्या, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, कि जब फसल उग गई उसके बाद आपने कटाई की, मजदूर लगाए, फिर इसको इन्वेंट्री में स्टोर किया, उसका खर्चा भी हम इसमें जोड़ेंगे। तो 10% उन्होंने अपनी तरफ से और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 1 लाख पहले था, अब इसमें 10,000 और जोड़ दो तो 1,10,000। अब यहाँ पे बैंक बोलता है कि हम इसमें 20% और जोड़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ फार्म एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज का। तो 20%, 1 लाख का 20% यानी कि 20,000 और, तो टोटल कितना हो गया, 1,30,000। तो ये होगी आपकी केसीसी लिमिट। ऐसे केसीसी लिमिट सेट होती है। सबसे पहले क्या होगा, स्केल ऑफ फाइनेंसिंग, उसमें 10% हम और जोड़ेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग का, और उसके बाद हम 20% और जोड़ेंगे मेंटेनेंस का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, समझ लो जैसे 1 लाख का था तो 10% जोड़ा 1,10 हो गया, और 20% और जोड़ा तो 1,30 हो गया। टोटल 1,30 जो होगी वो होगी आपकी केसीसी लिमिट। अब इसमें से आप पैसा निकालते रहो, जमा करते रहो, निकालते रहो, जमा करते रहो, साल बाद इसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। साल बाद इसको रिन्यू करना पड़ेगा। अब आरबीआई क्या बोल रहा है, अब जो केसीसी मिलेगा, अब जो केसीसी मिलेगा वो क्या होगा, कंपोजिट फैसिलिटी का। कंपोजिट फैसिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल, जैसे ये जो अभी लिमिट बताई मैंने आपको 1,30,000 वाली, ये तो आपको मिलेगी मिलेगी, साथ में इसमें आपको टर्म लोन कंपोनेंट भी मिलेगा। टर्म लोन कंपोनेंट जैसे कि सपोज आपने ट्रैक्टर खरीदना है अपने एग्रीकल्चर के लिए, या आपने पशुपालन करते हो, आपने गाय भैंसे रखी है, उसके लिए शेड डालना है, आपने डेयरी डेयरी बनानी है, ठीक है, जो मिल्क डेयरी होती है उसकी डेयरी बनानी है, डेयरी के लिए आपने शेड डालना है, या सोलर पंप लगाना है अपने खेतों में, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, टर्म लोन कंपोनेंट, ठीक है। टर्म लोन कंपोनेंट दिया जाएगा, और ये दोनों आपके केसीसी का ही पार्ट होंगे। केसीसी अब कंपोजिट फैसिलिटी होगी, वर्किंग कैपिटल, जैसे ये 1,30,000 की मिली थी आपको, जिसमें से आप 20 निकालो 20 डाल दो, फिर 40 निकालो 40 डाल दो, लाख निकालो लाख डाल दो, फिर 1 साल बाद इसको रिन्यू करा दो। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल वाला, ठीक है। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको टर्म लोन कंपोनेंट भी मिलेगा, जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदना है, या सोलर पंप लगाना है, या शेड डालना है अपने अपने जानवरों के लिए शेड डालना है, ठीक है, तो वो सब के लिए आपको टर्म लोन कंपोनेंट मिलेगा। और ये जो टर्म लोन कंपोनेंट होगा ये आपको रीपे करना पड़ेगा 6 ईयर्स में, इसकी आपकी प्रॉपर ईएमआई बनेगी, ठीक है। और अगर आपका कोई टर्म लोन कंपोनेंट है, उसकी जो रीपेमेंट पीरियड है वो 6 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर उसको हम केसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपको अलग से लोन दिया जाएगा, वो आपको अलग से लोन दिया जाएगा, ठीक है। केसीसी में सिर्फ वही टर्म लोन कंपोनेंट इंक्लूड किया जाएगा जो 6 साल में रीपे होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो आपको लोन दिया जाएगा केसीसी में, अगर लोन 2 लाख तक का है,
2 लाख तक का लोन है तो आपको कोई कोलेट्रल लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर लोन 3 लाख तक का है पर किसान जो है वो बदले में अपना क्रॉप या स्टॉक जो है उसको हाइपोथिकेट कर रहा है, उसको गिरवी रख रहा है, तो आप 3 लाख तक का लोन भी बिना कोलेट्रल के दे सकते हो। ठीक है, 3 लाख तक का भी लोन बिना कोलेट्रल के दे सकते हो। पर यहाँ पे आरबीआई ने एक बात और बोली है कि अगर किसान खुद से ही खुद से ही गोल्ड या सिल्वर की फॉर्म में कुछ चीज कोलेट्रल रख रहा है तो वो आप ले भी सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें कोई सर्कुलर का वो नहीं होएगा कि आपने भाई सर्कुलर को फॉलो नहीं किया। ठीक है, 2 लाख तक का कोलेट्रल फ्री है। 3 लाख तक का लोन अगर किसान अपनी क्रॉप या स्टॉक हाइपोथिकेट कर रहा है बैंक के नाम, तो आप 3 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री दे सकते हो। पर अगर किसान आगे से खुद से बढ़ के कह रहा है कि ये मेरा गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये बदले में गिरवी रख लो, तो आप वो चीज रख भी सकते हो गिरवी। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं मानी जाएगी कि आपने सर्कुलर का उल्लंघन किया, ना कोई आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेन बात क्या थी कि आप अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए भी केसीसी का लोन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको समझ लो बीमारी हो गई, आपने हॉस्पिटल का खर्चा देना है, हॉस्पिटल का बिल देना है, तो वो भी आप अपने केसीसी लोन से पे कर सकते हो। फिर क्रॉप सीजन 12 मंथ का होगा तो ये क्या होगा आपका शॉर्ट क्रॉप सीजन, 18 मंथ का होगा तो ये क्या होगा आपका लॉन्ग क्रॉप सीजन। फिर मार्जिनल फार्मर कौन होता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा एंड 2 हेक्टेयर तक की लैंड होगी तो वो क्या होगा आपका स्मॉल फार्मर। मार्जिनल फार्मर को फ्लेक्सी केसीसी दिया जाएगा 10,000 से लेके 50,000 तक का। केसीसी क्या होगा, अब कंपोजिट लोन होगा, उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन दिया जाएगा, टर्म लोन भी दिया जाएगा। टर्म लोन जो होगा वो आपको 6 ईयर्स में रीपे करना है। ठीक है, केसीसी लिमिट कैलकुलेट कैसे होती है, स्केल ऑफ फाइनेंसिंग, फिर उसमें आप 10% जोड़ दोगे पोस्ट हार्वेस्ट का, फिर 20% जोड़ दोगे मेंटेनेंस का। ठीक है, ये हो गया आपका केसीसी लिमिट। ठीक है, और जो 2 लाख तक का लोन होगा वो कोलेट्रल फ्री होगा। 3 लाख तक का लोन आपका कोलेट्रल फ्री हो सकता है अगर जो किसान है वो अपनी क्रॉप या स्टॉक हाइपोथिकेट कर दे बैंक के नाम। और अगर 3 लाख तक का लोन फार्मर ले रहा है और बदले में आगे से खुद से ही गोल्ड या सिल्वर अपना डिपॉजिट कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, तो वो चीज आप ले सकते हो, उससे कोई चीज नहीं मानी जाएगी कि आपने सर्कुलर का उल्लंघन किया। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, एक एमपीएल होता है। एमपीएल क्या होता है, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। ये क्या होता है, जैसे आपने केसीसी लोन लिया 1 लाख का, अब अगले साल जब ये रिन्यू होगा तो ये आपका 10% इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इसे प्रॉपर रीपे किया, प्रॉपर चलाया इसको, तो अगले साल ये 10% से रिन्यू कर दिया जाता है। मतलब अगले साल आपको रिमिट मिल जाएगी 1,10,000, फिर अगले साल इसको 10% से फिर से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो एमपीएल क्या होता है, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्रॉप की लिमिट कैसे सेट होगी, इससे स्केल ऑफ फाइनेंसिंग से। इसके बाद आपकी केसीसी लिमिट आ जाएगी। फिर अगले साल जब आप इसको रिन्यू करोगे, अगर आपने अपनी पिछले साल की केसीसी लिमिट प्रॉपरली चलाई है तो इसको 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है। ये क्या होता है आपका एमपीएल, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। ठीक है, ये 10% से इंक्रीज होती है। तो ये था हमारा केसीसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन रिट एंड इनविट्स के ऊपर। रिट की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड इनविट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सपोज आपका ये काम क्या करता है, जैसे सपोज आपके एक बहुत प्राइम लोकेशन है आपके एरिया में, वहां पे एक शॉपिंग मॉल खुल रहा है, वहां पे शॉपिंग मॉल खुल रहा है और आप जानते हो कि उस एरिया की लोकेशन का जो प्राइस है वो इंक्रीज ही करेगा और ये शॉपिंग मॉल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो आप चाहते हो इस शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट करना। अब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो इस शॉपिंग मॉल में एक दुकान खरीद लो या एक फ्लोर खरीद लो या एक एरिया खरीद लो, पर इसकी कॉस्ट करोड़ों में जा रही है, उतना कैपिटल आपके पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिट के थ्रू इस शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिट क्या करता है, इस शॉपिंग मॉल को मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड क्या करता है, अब कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे वो महंगा पड़ेगा, पर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने जाओगे वो आपको सस्ती पड़ती है। वो क्या करते हैं, उन शेयर की वैल्यू को मल्टीपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि कॉमन पीपल भी उसमें इन्वेस्ट कर सके। वैसे इस शॉपिंग मॉल को रीट क्या करेगा, मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, जिससे आप अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कर पाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी किसमें, शॉपिंग मॉल में। ऐसे इन्वेस्ट क्या करता है, जैसे कोई हाईवे है या कोई डैम है, कोई पावर प्रोजेक्ट है, वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा आपको लग रहा है आने वाले टाइम में, पर आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट के थ्रू उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट भी क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देगा और आप अपनी कैपिटल के हिसाब से उन यूनिट्स को परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आरबीआई कह रहा है अगर कोई बैंक या एनबीएफसी वगैरह कोई भी अगर रिट और इनविट में क्या करते हैं, लोन देते हैं,
रिट एंड इनविट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, रिट और इनविट जो है, रिट जो और इनविट जो है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनकी जितनी भी एसिड्स है उसमें से 80% एसिड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उनसे रेवेन्यू आता हुआ होना चाहिए और ऐसा लगभग 1 साल से हुआ होना चाहिए, तब आप ऐसे रिट इनविट में लोन प्रोवाइड कर सकते हो। बैंक्स को ये बोला है। जैसे सपोज एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और ये बना रहा है आपकी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स और इसके पास टोटल 10 प्रोजेक्ट्स है, ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स है। तो अगर बैंक चाह रहा है इस रिट को लोन देना तो कंडीशन क्या है? इस 10 में से 80% यानी कि 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और उनसे रेवेन्यू आ रहा हो, या उन्होंने फ्लैट बेच दिए हो या रेंट पे दिए हो, उसके थ्रू रेवेन्यू आ रहा हो और कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए ऐसी इस बात को, तब बैंक जो है इस रीट को लोन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे इन्विट है, समझ लो एक इन्विट है, उसने 10 हाईवे ले रखे हैं, वो 10 हाईवे बना रहा है और ये इन्विट चाह रहा है कि मैं बैंक से भी लोन ले लूं, तो बैंक इसको लोन तभी देगा अगर इस इन्विट के 10 प्रोजेक्ट में से 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। ठीक है, 8 प्रोजेक्ट क्या हो? कंप्लीट हो। और उन 8 प्रोजेक्ट से क्या आ रहा हो? पैसा भी आ रहा हो। जैसे हाईवे बनेंगे तो हाईवे पे क्या लगेगा? टोल टैक्स लगेगा, टोल टैक्स के थ्रू क्या आएगा? पैसा आएगा। तो उन 8 प्रोजेक्ट से पैसा भी आ रहा हो कम से कम 1 साल तक के लिए, मतलब 1 साल हो चुका हो टोल टैक्स को ओपन हुए और उससे पैसा आते हुए, तब बैंक जो है ऐसे रिट और इनविट में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये डायरेक्शन कब से एप्लीकेबल हो जाएगी? 1 अक्टूबर 2026 से। अब ये तो बात होगी इन्वेस्टमेंट की कि कितना, मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए, लोन देने के लिए रिट एंड इनविट का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, मतलब 10 में से 8, 100 में से 80 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए और उनसे पैसा आता रहना चाहिए 1 साल तक के लिए, तब बैंक जो है ऐसे रिट और इनविट को क्या कर सकता है? लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहां पे क्या बोला गया है, जो हमारे रिट और इनविट है, इनका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसका 49% मैक्सिमम बैंक प्रोवाइड कर सकता है। अब यहां पे देखिए, सपोज एक हाईवे बन रहा है, एक हाईवे बन रहा है, बहुत बड़ा हाईवे, एक्सप्रेस वे रख लो, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह बना है, वैसा कोई बड़ा सा एक्सप्रेस वे बन रहा है और उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है सपोज 1000 करोड़ की। अब ये कह रहे हैं कि बैंक को कह रहे हैं कि हमें लोन दे दीजिए। अब बैंक जैसे कि सपोज एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूको हो गया, फिर हमारा आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे कह रहे हैं कि यार ये हाईवे तो काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, मतलब काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट है ये और इसमें पैसा डूबेगा नहीं, और ये सब इसको लोन देना चाह रहे हैं। तो ये सारे बैंक मिलके कितना लोन दे सकते हैं मैक्सिमम? तो सारे बैंक मिलके इसका 49%, तो 1000 करोड़ का 49% कितना हुआ? 490। तो 490 करोड़ सारे बैंक मिलके दे सकते हैं। ये जो 49% वाला क्राइटेरिया है, ये सिंगल बैंक के लिए नहीं है, ये सभी बैंक्स को मिला के, हर बैंक, देखो अब अकेला एसबीआई चाहे तो वो भी 490 करोड़ दे सकता है, 49%। अगर एसबीआई ने अकेले ने 49% दे दिया तो बाकी कोई और बैंक इस इनविट को लोन नहीं दे पाएगा। मतलब अगर इनविट लोन ले रहा है बैंक से, इनविट लोन ले रहा है, इनविट या रिट जो है लोन ले रहा है बैंक से, और बैंक से लोन ले रहा है तो वो कितना ले सकता है? अपने प्रोजेक्ट का 49%। अब ये 49% चाहे एक अकेला बैंक दे दे या सारे बैंक मिलके दे दे, वो बैंक्स की मर्जी है, पर 49% से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा इसको बैंक से। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा आरबीआई ने कि चाहे एक बैंक हो या 10 बैंक हो या 15 बैंक हो, सब मिलके कितना दे सकता है? मैक्सिमम 49% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब जब भी आप लोन दोगे तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? आरडब्ल्यू है, ये तो हम सीखते ही आ रहे हैं, अभी पीछे 2-3 बार ही पढ़ लिया। आरडब्ल्यू क्या होता है? रिस्क वेट इनटू एसिड, एसिड जितना आपने लोन दिया है इनटू रिस्क वेट। तो यहां पे रिस्क वेट कितना है? तो आरबीआई बोल रहा है अगर आपने रिट को लोन दिया है तो रिस्क वेट होगा 100% का, रिस्क वेट होगा 100% का। अगर बैंक उसको खुद ही क्लासिफाई कर दे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, तो रिस्क वेट हो जाएगा 125% का। मतलब आपने किसी रिट को लोन दिया, किसी बैंक ने रिट को लोन दिया, तो आरडब्ल्यू कितना होगा? आरडब्ल्यू होगा बाय डिफॉल्ट 100% का।
जितने का लोन दिया है उतना ही आपका आरडब्ल्यू होगा, मतलब 100% आरडब्ल्यू होगा। पर अगर बैंक उस लोन को खुद ही क्लासिफाई कर दे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, तो आरडब्ल्यू 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 125% का। और वहीं अगर आपने किसी इनविट को लोन दे रखा है, तो जितना कॉर्पोरेट लैंडिंग में रिस्क वेट आप कैलकुलेट करते हो, उतना ही उस इनविट पे रिस्क वेट लगेगा। ठीक है। और ये जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर और रिस्क वेट का कैलकुलेशन है, कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, 1 अप्रैल 2027 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू पीएसओ, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। जैसे कि हमारा एनपीसीआई क्या है, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। वीजा नेटवर्क क्या है, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। मास्टर कार्ड नेटवर्क क्या है, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसके लिए सर्कुलर निकाला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपकी कंपनी है और वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रही है, तो पहले क्या होता था, आपको हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था। अब आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रीपेचुअल वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप हमारी सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको हर साल रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीपेचुअल वैलिडिटी मिलेगी। प्रीपेचुअल वैलिडिटी मतलब जब तक ये सर्कुलर एग्जिस्ट करेगा, तब तक आपकी वैलिडिटी भी एग्जिस्ट करेगी। ये बोला है यहाँ पे आरबीआई ने। और वहीं अगर आप हमारी गाइडलाइंस को पूरी तरह कंप्लाइंट नहीं हो, पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको 1 साल का रिन्यूअल दिया जाएगा। फिर 1 साल बाद आपको फिर से एक्सेस किया जाएगा, असेस किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। अगर आप हमारी गाइडलाइंस फॉलो करोगे पूरी तरह, तो आपको फिर से क्या दे दी जाएगी, प्रीपेचुअल वैलिडिटी। प्रीपेचुअल वैलिडिटी मतलब जब तक हमारा सर्कुलर चल रहा है, तब तक हमारी वैलिडिटी चलेगी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि सपोज आप अपनी, आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, आप चाह रहे हो एक पीएसओ की तरह काम करना, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी कंपनी है, इसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो कौन सी कंट्री से होने चाहिए, वो एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री से होने चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो उस कंट्री से होने चाहिए। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंट्रीज होंगी, कंप्लाइंट कंट्रीज होंगी, उस कंट्री से इन्वेस्टर्स होने चाहिए आपकी कंपनी में। अगर बाय चांस आपकी कंपनी में नॉन एफएटीएफ कंप्लायंस कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्रीज कौन सी हुई, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया, ये क्या है, नॉन एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्रीज। तो अगर इस कंट्रीज में से आपके कोई शेयर होल्डर है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा 1 ईयर का। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपकी पीएसओ है, ठीक है, आपकी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कंपनी है, इसका लाइसेंस आरबीआई कैंसिल कर देता है, तो आप दोबारा 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज आपकी पीएसओ कंपनी है और आपने खुद ही अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया कि भाई मेरे को नहीं करना काम, पर 1 साल बाद आपको लगा नहीं यार वो काम प्रॉफिटेबल था, वही करना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, तो आप दोबारा 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या आप खुद सरेंडर करते हो, तो आप दोबारा से 1 साल तक उसको अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल का कूलिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट को हमारा टॉपिक है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है आरबीआई रीलेथॉन 2026। ये क्या है, एक साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन है। और ये कहाँ लॉन्च किया है, आरबीआई ने अपने ऑफिस में, तिरुवनंतपुरम केरला में। और इसको लॉन्च किसने किया है, केरला डीजीपी कौन है, जो कि रवड़ा चंद्रशेखर। तो ये एक प्राइज कंपटीशन होगा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज को मिलेंगे 75,000, सेकंड को 50 एंड थर्ड को 25। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई ने मोगेवरा कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड पे क्या किया है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है 6 मंथ्स की। ये बैंक कहाँ बेस्ड है, मुंबई बेस्ड बैंक है। 6 मंथ्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है कि आप 1 लाख से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, आप लोन्स नहीं कर सकते, आप न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बैंक को बोला है कि आप नई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां पे पढ़ते हैं हम टीआरएस। टीआरएस क्या है, टोटल रिटर्न स्वैप। जैसे हमारा सीडीएस होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, वैसे ही टीआरएस है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो एक कॉमन एग्जांपल से इस अंतर को समझते हैं। सपोज एक है हमारा बैंक, एक है हमारा बैंक, इसने क्या किया है, एक कंपनी है हमारी XYZ, इस कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड इस बैंक ने परचेज किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड है 100 करोड़ का, इसकी मैच्योरिटी है 5 साल की, और बैंक को पैसे एनुअली रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 8 करोड़। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक को एक खतरा हमेशा रहेगा कि 5 साल बाद अगर कंपनी XYZ लिमिटेड जो है वो डिफॉल्ट कर गई, तो मेरा 100 करोड़ रुपया डूब गया। तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, बैंक एक सीडीएस साइन करता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और इस तरफ हम समझेंगे टीआरएस, टोटल रिटर्न स्वैप। ठीक है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या होगा, बैंक जो है, बैंक ए
एक इंश्योरेंस कंपनी बी के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा कि भाई मैंने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रखा है 100 करोड़ का, और मेरे को एनुअल रिटर्न मिल रही है 8 करोड़ की। 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है। अगर 5 साल बाद कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो मेरा 100 करोड़ रुपया डूब गया। तो यहाँ पे आप मेरे को इंश्योरेंस दीजिए कि अगर 5 साल बाद कंपनी डूब गई तो 100 करोड़ रुपए आप पे करोगे। तो कंपनी बी, इंश्योरेंस कंपनी बी बोलती है ठीक है, पर बदले में हम आपसे 2 करोड़ रुपए इंश्योरेंस की प्रीमियम लेंगे एनुअली। एनुअली आपसे 2 करोड़ रुपए लेंगे हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पे अगर 5 साल बाद कंपनी एक्स वाई जेड डूब गई तो बी जो है वो 100 करोड़ रुपए ए को दे देगी, और अगर 5 साल बाद कंपनी नहीं डूबी तो बी जो है वो ये 2-2 करोड़, 5 साल इसने लिए 10 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया। जैसे कि सिंपल हम बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं। बाइक इंश्योरेंस में क्या होता है, हम हर साल प्रीमियम देते रहते हैं, और अगर कल को किसी दिन अगर हमारा बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी ले लेते हैं, और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उस साल का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सीडीएस। टीआरएस में क्या होता है, टोटल रिटर्न स्वैप में, इसमें जैसे बैंक ए है, यहां पे है कंपनी बी इंश्योरेंस कंपनी। बैंक ए को एनुअली मिल रहा है 8 करोड़ रुपए। तो बैंक है यहाँ पे प्रीमियम नहीं पे करता। बैंक है क्या कहता है कि देखो 8 करोड़ रुपए मेरे को मिल रहा है, 8 करोड़ रुपए आप रख लो जो एनुअली मेरे को मिल रहा है, बदले में मेरे को 6 करोड़ रुपए दे देना, ठीक है। और मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे दो, मतलब इंश्योरेंस कवर भी दे दो कि कल को अगर कंपनी डूब गई तो 100 करोड़ रुपए आप दोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो रिटर्न ए को मिलनी थी एनुअली वो किसको जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को। फिर उसमें से वो कुछ फिक्स हिस्सा ए को रिटर्न के रूप में देता रहेगा, और साथ में इंश्योरेंस कवर भी देगा। तो यहां पे अगर कल को कंपनी डूब गई तो 100 करोड़ रुपए कौन भरेगा, बी भरेगा, ठीक है, बी भरेगा। पर यहां पे कंपनी ए ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया। इन्होंने क्या दिया, जो रिटर्न इनको आ रही थी वो इन्होंने पूरी की पूरी किसको दे दी, कंपनी बी को दे दी। बदले में कुछ रिटर्न अपने पास रख ली। कंपनी बी से कुछ रिटर्न मांग ली कि देखो हमें 8 करोड़ रुपए साल का इंटरेस्ट आता है, वो आप रख लीजिए, बदले में हमें 4 करोड़ 5 करोड़ जो बनता है आप दे देना, और 100 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे दीजिए कि कल को अगर एक्स वाई जेड डिफॉल्ट कर गया तो 100 करोड़ रुपए आप दोगे। तो यहाँ पे क्या है, एनुअल प्रीमियम नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रिटर्न स्वैप, और इसमें जो भी बेनिफिट होगा वो सब किसको जाएगा, कंपनी बी को। जैसे सपोज मेरा मकान है, ठीक है, मेरा हाउस है। अब मैंने हाउस जो है वो रेंट पे भी चढ़ा रखा है। अब मेरे को क्या खतरा है कि कहीं आग ना लग जाए, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्या कराऊंगा, इसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवाऊंगा घर का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या है, मेरे से हर साल का कुछ प्रीमियम लेगी, ठीक है। और बदले में अगर कल को मेरे घर में आग लग गई और आग से मेरा घर जल गया तो पेमेंट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये होता है हमारा सीडीएस। ये एग्जाम्पल किस चीज का है, सीडीएस का। वहीं अगर मैं टीआरएस कराऊं, टोटल रिटर्न स्वैप, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा हाउस है, ठीक है, जो मैंने अपना हाउस घर किराए पे चढ़ा रखा है, टीआरएस में क्या होगा, कंपनी जो है वो मेरे से इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेगी। मेरे मकान का जितना भी किराया बन रहा है पूरे साल महीने का, वो किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा। और कल को अगर समझ लो मेरे पूरे मकान का किराया बन रहा है 1 लाख रुपया महीना, तो मैं कंपनी को बोलूंगा देखो मेरे मकान में 1 लाख रुपया महीना किराया बनता है, किराएदार रहते हैं वो 1 लाख रुपया देते हैं मेरे को महीने का। तो आप 1 लाख रुपया रखिए, बदले में मेरे को 40,000 यहाँ से दे दीजिए, और मेरे घर की फायर सेफ्टी की इंश्योरेंस आप ले लीजिए कि कल को अगर मेरे घर में आग लगी और नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आप करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिटर्न मेरे को आनी थी वो किसको जाती है, इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ पे मेरे को प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी लीड बैंक के अकॉर्डिंग। लीड बैंक स्कीम ये आरबीआई ने कब इंट्रोड्यूस की थी, 1969 में। और इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये जो हमारे बैंक्स है, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एंड डेवलपमेंट एजेंसीज होगी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रेडिट फ्लो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रॉपर मिले, ठीक है। तो इसकी काफी बड़ा सर्कुलर था, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही लगे मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहले क्या है, ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, ठीक है। दूसरा, इसमें होता क्या है, लीड बैंक को कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है, लीड बैंक। डिस्ट्रिक्ट डेवलपर मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है, नाबार्ड। लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई। एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंक कमेटी को कौन अपॉइंट करता है, कन्वेयर बैंक को कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई। और स्टेट लेवल बैंक कमेटी का कन्वेयर किसको, कन्वेयर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट लेवल बैंक कमेटी का कन्वेयर बैंक जो होगा जिसको आरबीआई ने अपॉइंट किया है वो अपॉइंट करता है स्टेट लेवल बैंक कन्वेयर को। और इनका मेन फोकस क्या होता है कि ये इंश्योर करें कि रूरल, जो हमारा रूरल एरिया है,
एंड सेमी अर्बन एरिया है, उसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो जो है वो 60% मेंटेन रहे। क्रेडिट अपॉन डिपॉजिट इनटू 100, ये जो है ये कितना रहना चाहिए, 60% रहना चाहिए। ये इंश्योर करता है ये हमारा क्या, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, तो ये मेन चीज है हमारी। तो ये था हमारा आरबीआई सर्कुलर जून मंथ का। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।